जब आप क्लासिफाइड में या अन्य विकल्पों के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने की जानकारी लेते हैं तो आपको एक बेसिक कीमत बताई जाती है जिसे बिल्डर या घर का मालिक तय करता है। पर अपने पसंदीदा घर में रहने के लिए क्या आपको उतनी ही रकम चुकानी होती है जितना कि बिल्डर या घर का मालिक आपको बताता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। घर खरीदने से जुड़े प्रोसेस के दौरान कई तरह की फीस, खर्चे और कीमतें जुड़ी होती हैं जो आपके खर्चे बढ़ाती है। इन तमाम तरह के खर्चों की वजह से ही इसमें कोई शक नहीं कि घर का मालिक आपको खुद खरीदी हुई कीमत से ज्यादा महंगा रेट ही बताएगा। तो माई मनीकर्मा की घर खरीदने से जुड़ी इस विशेष सीरीज में आपका स्वागत है। अपने ड्रीम होम को खरीदने से जुड़ी जरूरी जानकारी पर आधारित इस विशेष सीरीज की पुरानी वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो आज ही पहले उन्हें देखें। अभी तक आपने जाना कि घर खरीदने से जुड़े प्रोसेस को कैसे देखें, समझें और उन कारणों को जानें जिससे आप अपने ड्रीम होम की एक तस्वीर अपने दिमाग में बना सकें। साथ ही हाउसिंग मार्केट की बड़ी दुनिया में अपने ड्रीम होम को चुनने के लिए बेहतर निर्णय कैसे लें। इसके अलावा हमने आपके निर्णय लेने में मदद की कि आप घर किराए पर लें या उसे खरीदें। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आपको अपने घर के सभी खर्चे मिलाकर कुल कितनी कीमत अदा करनी होती है। वीडियो के अंत में आपको घर खरीदने से जुड़ी तमाम तरह की फीस, चार्जेस और अतिरिक्त कीमत के बारे में साफ तौर पर पता चल जाएगा, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर सकें। मगर हाँ, माई मनीकर्मा के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम आपको एक मिलीनियर की तरह पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने से जुड़ी जानकारी देते हैं। एक उदाहरण के साथ हम आपको घर खरीदने से जुड़े खर्चों के बारे में बताते हैं। रवि ने एक हाई राइज बिल्डिंग में अपार्टमेंट में दिलचस्पी दिखाई जिसमें 2 बेडरूम है कि 1240 स्क्वायर फुट की एरिया में खूबसूरती से बनाया गया है। इसकी कीमत किफायती रूप से 6900 रुपए पर स्क्वायर फीट रखी गई है। तो इस फ्लैट की कुल कीमत हुई 73,39,000 रुपए। जैसा हम जानते हैं कि हर हाई राइज अपार्टमेंट में गेटेड कम्युनिटी होती है। इन सहूलतों का अलग से खर्चा होता है। आपको इन खर्चों को घर की बेसिक कीमत में जोड़ना चाहिए। इस केस में रवि जिस अपार्टमेंट को खरीदना चाह रहा है उसमें सहूलतों का कुल खर्चा है 8,50,000 रुपए, जिसमें घर की कीमत बढ़कर हो जाती है 81,99,600 रुपए। ध्यान रहे, इस कुल कीमत में अभी जीएसटी नहीं जोड़ा गया है। अगर जीएसटी को जोड़ा जाए तो यह कीमत बनती है कुल 85,99,080 रुपए। हालांकि रवि को बाद में कुल कीमत का पता चला जो बनी 87,49,125 रुपए। रवि ने करीब से जाना तो पाया कि इसमें लीगल और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के 25,000, कॉर्पस फंड के 62,200 रुपए, 36 रुपए पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस चार्जेस, 18% जीएसटी जिसकी कीमत रही 52,845 रुपए और पाइप गैस की कीमत 10,000 रुपए को भी इसमें जोड़ा गया है। अगर आपको ये नंबर कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप भी घर खरीदने के मामले में रवि की ही स्थिति में रहेंगे। इसके अलावा रवि को घर का मालिक बनने के लिए स्टैंप ड्यूटी और अन्य खर्चों को भी चुकाना होगा। अगर आप घर खरीदने से पहले इसी कैलकुलेशन को आधार मानकर चलते हैं तो ठहरिए, हर प्रॉपर्टी अलग होती है, ऐसे में उससे जुड़े खर्चे भी। ये सब कई फैक्टर्स पर आधारित होता है जिसमें कि लोकेशन, लोन फाइनेंसिंग और आपकी पसंद मुख्य भूमिका अदा करती है। इस वीडियो के जरिए हमारा उद्देश्य आपको उन सभी कीमतों के बारे में बताना है जो घर खरीदने के दौरान आपको चुकानी पड़ सकती है। इसे शुरू करने से पहले हमने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसमें पहला है कि घर खरीदने की कीमत, प्रोसेसिंग कॉस्ट और सहूलतों से जुड़ी हुई कीमत। इनमें कुछ कीमतों को हम मोल भाव के जरिए कम या हटा सकते हैं और अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो ये कीमतें बढ़ भी सकती हैं। इसलिए अपनी आंखों और कानों को खुले रखिए और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले घर खरीदने की कीमत। ये वो कीमत है जो आप घर खरीदने के लिए लोन के रूप में लेते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया में लाखों रुपए बचाना चाहते हैं तो हमारी दूसरे वीडियोस को जरूर देखें जहां आपको इससे जुड़े आसान टिप्स मिल जाएंगे। तो आइए इसे बारीकी से समझते हैं। पहला, डाउन पेमेंट। ज्यादातर लोन देने वाले प्रॉपर्टी की कीमत का 80% तक लोन के रूप में देते हैं, जिसमें वो बचा 20% खरीदने वाले को ही देना पड़ता है। अगर एक प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है तो इसकी डाउन पेमेंट होगी 20 लाख या इससे ज्यादा। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट से जुड़ी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। दूसरा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट।
लोन देने वाला अगर प्रॉपर्टी की कीमत का 80% तक लोन देता है तो ये प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगी और इसमें लोन लेने का इंटरेस्ट भी जोड़ा जाएगा। लोन पर इंटरेस्ट आपकी नेगोशिएशन पर निर्भर करता है जो 6% से 12% तक हो सकता है। आप किस बेस्ट रेट पर लोन लें ये आपको पता नहीं है ना? तो आप माई मनी कर्मा से जुड़कर इसमें हमारी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा लोन पर आधारित इंटरेस्ट रेट इसके फ्लोटिंग या फिक्स रेट पर भी निर्भर करता है। आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को ईएमआई के रूप में हर महीने जमा करवाना होता है। तीसरा, लोन की प्रोसेसिंग फी। लोन की प्रोसेसिंग फी लोन देने वाले पर निर्भर करती है। इसकी शुरुआत 0.5% से 2% टैक्स से पहले तक होती है। कुछ केसेस में अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग हो तो लोन देने वाले प्रोसेसिंग फी माफ भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, प्रीपेमेंट। प्रीपेमेंट का मतलब होता है कि जब आप लोन की कीमत या तो ईएमआई के जरिए चुकाएं या लमसम अमाउंट देकर लोन को कम कर सके। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के तहत लोन लेने वालों को बचे हुए प्रिंसिपल अमाउंट का 4% प्रीपेमेंट पेनाल्टी के तहत चुकाना पड़ता है। यह फीस लोन देने वाले की पॉलिसी के तहत अलग अलग होती है। हालांकि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के तहत लोन लेने वालों को कोई प्रीपेमेंट फीस नहीं चुकानी पड़ती। पांचवा, लेट पेमेंट। अगर आप ईएमआई नहीं चुका पाते हैं तो आप पर लोन अमाउंट की 2% तक की पेनल्टी लग सकती है। इससे भविष्य में आपके लोन लेने की प्रक्रिया पर भी बुरा असर पड़ेगा क्योंकि इससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है। एक बार आप लोन के बारे में निश्चित हो जाते हैं तो इसके बाद आपको उन खर्चों के बारे में सोचना होगा जो कि घर की रजिस्ट्रेशन के दौरान आते हैं। इसे प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। ये थोड़ा थका देने वाले और काफी समय लेने वाले होते हैं। ऐसे में इसके बारे में आपको पहले से जानकारी होना जरूरी है। तो आइए जानते हैं इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। पहला, ब्रोकरेज। अगर आप एक ब्रोकर के द्वारा कोई घर ले रहे हैं तो आपको यह पता होगा कि ब्रोकर की फीस भी आपके घर खरीदने के बजट में जोड़ी जाएगी। अधिकतर ब्रोकरेज 1 से 2% तक फीस लेते हैं, हालांकि कुछ ब्रोकर इससे ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी एक जरूरी फीस है जिसे आपको सरकार को देनी होती है। ये आपकी प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़ा महत्वपूर्ण टैक्स होता है जो सेल एग्रीमेंट के तहत आपको चुकाना भी होगा। स्टैंप ड्यूटी आपके घर की कीमत का 5 से 7% तक हो सकता है। यह निर्भर करता है कि आप किस राज्य में रह रहे हैं। ये चार्जेस अर्बन से रूरल एरिया में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ राज्यों में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर करने पर 1% तक की स्टैंप ड्यूटी को माफ किया जाता है। तीसरा, रजिस्ट्रेशन फी। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फी प्रॉपर्टी की कीमत का 1% तक होती है। इसके सर चार्जेस में भी जोड़ा जा सकता है जो स्टैंप ड्यूटी का 2 से 3%, साथ ही सेस जो स्टैंप ड्यूटी का 10% तक हो सकता है। रजिस्ट्रेशन फीस अलग अलग राज्यों में प्रॉपर्टी टाइप, सहूलतों, लोकेशन, प्रॉपर्टी की उम्र और मकान मालिक जैसे तथ्यों पर भी निर्भर करता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी। जीएसटी से पहले अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर सर्विस टैक्स लगता था जो खरीदार को प्रॉपर्टी की कीमत का 3.09% देना होता था। ये वो प्रॉपर्टी में देना होता था जो 2000 स्क्वायर फीट से छोटे और 1 करोड़ की कीमत से कम होते थे और एरिया में या कीमत में इससे बढ़ने पर 3.71% तक होता था। कुछ राज्यों में ये प्रॉपर्टी की कुल कीमत को 1% वैल्यू एड टैक्सेस यानी कि वैट के रूप में भी वसूला जाता था। हालांकि अब ये टैक्स जीएसटी के तहत चार्ज किए जाते हैं जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत अब 45 लाख से कम कीमत वाले घरों से केवल 1% जीएसटी वसूला जाता है। 45 लाख से ज्यादा की कीमत वाले घरों पर 5% जीएसटी टैक्स वसूला जाता है। हालांकि जीएसटी केवल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर ही वसूला जाता है। ये रेडी टू ओन और रीसेल वाली प्रॉपर्टी पर नहीं वसूला जाता। कॉर्पस फंड। कॉर्पस फंड वो फंड है जो बिल्डर आपसे अपार्टमेंट की मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए चार्ज करता है जब तक कि ये अपार्टमेंट आपको दिया ना जाए। ये अपार्टमेंट में मिलने वाली सहूलतों की मेंटेनेंस के लिए भी होता है। सातवां, मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड या एमओडीटी चार्जेस। घर खरीदने के दौरान लोन देते हुए हर फाइनेंस कंपनी आपसे एमओडीटी के चार्जेस भी जोड़ती है जो होम लोन का 0.1 से लेकर 0.5% होता है। इसके तहत आप लोन चुकाए जाने तक अपने घर के पेपर फाइनेंस कंपनी के पास रखते हैं जो आपकी मंजूरी के अनुसार होता है। भविष्य में लोन नहीं चुकाने पर फाइनेंस कंपनी इन घरों को बेचकर अपना पैसा लेती है। आठवां, लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी के साथ बिल्डर आपसे डॉक्यूमेंटेशन और इसके सही तरह के किए जाने के लेकर चार्जेस भी शामिल करेगा।
पसंद और सहूलतें। अभी तक हम घर की कीमतों से जुड़े कई फैक्टर्स के बारे में जान चुके हैं। अब वक्त है कि घर को पाने और इससे रहने से जुड़े खर्चों का। याद रखिए, इससे जुड़े हर खर्चे आपको नहीं देने होंगे, पर फिर भी आपको इन्हें जानना चाहिए। पहला, पसंदीदा लोकेशन के चार्जेस। पसंदीदा लोकेशन चार्जेस, जिन्हें PLC भी कहा जाता है, ये आपको प्रॉपर्टी की कीमत के अलावा एक्स्ट्रा के रूप में देना होता है। ये वो मकान हो सकता है जो सड़क के कॉर्नर में हो या पेंट हाउस जहां से आप शानदार व्यू देख सकते हो। PLC अमूमन आपको बेसिक सेल प्राइस का 4% तक चुकाना पड़ सकता है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, सरकार द्वारा ये चार्जेस डेवलपर पर लगाए जाते हैं, जो राज्य और लोकेशन के अनुसार निर्भर करता है। ये चार्जेस बाद में डेवलपर खरीदारों से चार्ज करते हैं। नाम से ही जाहिर है कि ये वो चार्जेस हैं जो प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द के एरिया की डेवलपमेंट के लिए लगाए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस, ये एक और फीस है जो सरकार प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द होने वाले डेवलपमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क आदि के लिए लेती है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट चार्जेस, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट लगाना जरूरी है, जिसकी कीमत सरकार बिल्डर से ही चार्ज करती है, जो बाद में खरीदारों को ही देनी होती है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, कुछ प्रॉपर्टी अनचाहे दुर्घटनाओं के लिए इंश्योर की जाती है, जैसे कि भूचाल, आग लगना इत्यादि। ये घर की पूरी कीमत के दौरान चार्ज किए जाते हैं। मेंटेनेंस, जैसा कि पहले भी बताया गया कि मेंटेनेंस फीस वो फीस है जो पर स्क्वायर फीट के अनुसार प्रति वर्ष ली जाती है, जिस पर GST भी देना होता है। अपार्टमेंट में ये चार्जेस कारपेट एरिया के अनुसार देना होता है, जिसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लागू करती है। कारपेट एरिया वो एरिया होता है जो अपार्टमेंट की दीवारों के अंदर तक होता है, यानी इसमें बालकनी या कॉमन एरिया शामिल नहीं किया जाता। ज्यादातर बिल्डर इन्हें एडवांस में ही 1 साल या 2 साल तक की कीमत में जोड़कर लेते हैं। इसमें ज्यादातर सिक्योरिटी, एलिवेटर मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी की देखभाल इत्यादि जैसी सुविधाएं जोड़ी जाती हैं। इसके अलावा कुछ अपार्टमेंट पाइप से गैस की सुविधा भी प्रदान करती है। पार्किंग, अपार्टमेंट में आपको एक कार पार्क करने की जगह दी जाती है। सच्चाई में बात करें तो इसकी भी कीमत आपको ही देनी पड़ती है। हालांकि अगर आप एक से ज्यादा पार्किंग खरीदते हैं तो आपको कुछ ज्यादा चार्जेस देने होते हैं, जो कि 2 से 3 लाख तक हो सकती है। सहूलतें, सहूलतों से जुड़ी कीमत अक्सर अपार्टमेंट बुक होने के बाद तय की जाती है। गेटेड कम्युनिटी होम्स में आपको कई सुविधाएं मिलती हैं जो प्रॉपर्टी की कीमतों को बढ़ा देती है। इसमें जिम, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, स्पोर्ट्स सेंटर, क्लब हाउस इत्यादि शामिल होते हैं। निर्भर करता है कि आपको ये सुविधाएं चाहिए या नहीं, जिससे आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी तय होती है। क्लब मेंबरशिप, क्लब हाउस की मेंबरशिप अक्सर प्रॉपर्टी खरीदते हुए ही आपसे वसूल ली जाती है। हालांकि कुछ सोसाइटी में आपसे ये अलग से भी ली जा सकती है। ये एक समय तक की मेंबरशिप होती है, जिसे बाद में रिन्यू करवाया जा सकता है। इंटीरियर, चाहे आप एक नया घर ले रहे हो या पुराना, आपको इंटीरियर को लेकर भारी कीमत देनी होती है। अगर आप नया घर ले रहे हैं तो आपको उसके तहत फर्नीचर, वुडन वर्क और अन्य इंटीरियर डेकोर के खर्चों को भी अपने बजट में जोड़ना होगा। हालांकि अगर आप एक फर्निश्ड अपार्टमेंट ले रहे हैं तो घर की कीमत बेसिक प्राइस से कहीं ज्यादा होगी। इन्हें ओवरहेड चार्जेस भी कहा जाता है। पावर, वाटर, सीवरेज, ड्रेनेज, सरकार द्वारा बिजली और पानी का बिल वसूला जाता है। हालांकि आपको सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के लिए कीमत चुकानी होती है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट में ही जोड़ी जाती है। हालांकि बिजली के कनेक्शन की कीमत चुका देने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मीटर के लिए भी कुछ फीस चुकानी पड़ सकती है। कुछ सोसाइटी में पावर बैकअप प्लांट लगाए जाते हैं, जिसके चार्जेस मेंटेनेंस चार्जेस में जोड़े जाते हैं। जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि जरूरी नहीं कि ये सभी चार्जेस आपकी प्रॉपर्टी में जोड़ा जाए। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो छुपाए जाते हैं या कुछ को आप माफ भी करवा सकते हैं। इन चार्जेस की वजह से प्रॉपर्टी की कीमत 10 से 15% तक बढ़ जाती है। घर खरीदने से पहले आप इन एडिशनल चार्जेस के बारे में जरूर जान लें, ताकि आप समय से असल कीमत का मोल भाव कर सके। तो आज आपने एक घर को अपने सपनों के घर में बदलने के लिए इसकी कीमत से जुड़े तमाम तरह के बारीक से बारीक खर्च के बारे में जाना। अब आपको जानना होगा कि आप फाइनेंस कंपनी से कितना लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना होगा, जहां हम आपको लोन लेने से जुड़े प्रोसेस, इससे जुड़ी जरूरी सवालों के जवाब, जैसे कि आप कितना लोन ले सकते हैं के बारे में जानेंगे। पर याद रखिएगा, इस चैनल में रहना रेंट फ्री है, तो जरूर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घर खरीदने से जुड़े हर वीडियोस को समय अनुसार देख सके।
हमारा ख्याल है कि अनिश्चितता और घबराहट से परे घर खरीदना एक सुनहरा और दिलचस्प अनुभव होना चाहिए। हम आपके इस सफर को यकीनन खूबसूरत, दिलचस्प और लाभकारी बनाएं, जो आप डिजर्व भी करते हैं। थैंक्स एंड गुड बाय।